नई उम्मीद नई शुरुआत है ये, चलो यहाँ भी कलम से हुनर दिखाते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड में 2020 में क्लास 12 के फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के जवाब देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी एक सीरीज़ आने वाली है, जिसमें आज तो हम 2020 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसके बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें हम 2019 के क्वेश्चंस देखेंगे और इससे लगातार हर दिन एक वीडियो आएगा, जिसमें हर वर्ष के सवाल हम लोग करीब 10 वर्षों के सवाल देखेंगे ऑब्जेक्टिव के, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इन क्वेश्चंस का अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो इस बार आपको पता है कि बिहार बोर्ड में जो ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्टिव के, जो एडिशनल क्वेश्चंस है, आपको दुगने क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। इस बार 70 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से मात्र आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो इस बार 35 में 35 सही नहीं हुआ तो पढ़ने का कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस को फटाफट। अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो स्लो है तो आप इसको डबल करके या 1.5 गुना करके देख सकते हैं। अगर आपको जो सवाल आते हैं उसको स्किप कर दिया कीजिए, आगे बढ़ जाया कीजिए। टाइम का मैनेजमेंट करिए, टाइम बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल उठाते हैं। आज का पहला सवाल हमारा पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसका यूनिट होता है? सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है। ना देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अगर देखें, ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन किसका यूनिट? इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? चार्ज। तो हम कह सकते हैं चार्ज। और वोल्ट किसका होता है? वोल्ट होता है पोटेंशियल का। किसका होता है? पोटेंशियल का। ओके, पोटेंशियल का। नाउ चार्ज को रहने दीजिए अपनी जगह पर, ट्रिक दिखा रहे हैं, आप याद भी कर सकते हैं इसको और ट्रिक भी सीख सकते हैं। पोटेंशियल, व्हाट इज़ पोटेंशियल? ये होता है वर्क बट्टा चार्ज। वर्क बट्टा चार्ज। अब यहाँ से आप चार्ज कैंसिल कर दो, क्या बचेगा आपके पास? वर्क बचेगा। और आपको पता है कि जितना वर्क होता है, जितनी एनर्जी होती है, उतना ही तो वर्क होता है। वर्क एंड एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के। इसीलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको यूनिट पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, वो एनर्जी का होता है। और वैसे भी जानते हैं आप कि चार्ज का यूनिट तो कूलम होता है, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है, तो बचा कौन? एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक हो या जो भी क्वेश्चन हो, हम जो कर रहे हैं वो सेट जी है, तो क्वेश्चन का ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए आगे। यहाँ हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर किसे कहते हैं? तो ये होता है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट द आई, है ना, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन दी आई। मतलब ये एंगल का रेशियो होता है, इमेज के द्वारा बनाया गया कोण हमारी आंखों पे और वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण, दोनों का रेशियो होता है। विशेष आपको पता है माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, तो अगर आप उसको प्रिपेयर करेंगे 5 नंबर वाला, तो यहाँ से फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा ना। हम बढ़ते हैं इस सवाल पे कि जो हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का करेक्ट फार्मूला कौन सा है। तो फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसे हम बताए थे, यहाँ फार्मूला जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि m बराबर -L बट्टा FO 1 + D बटा FE। यहाँ पर एक एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि क्या है। यहाँ जो L होता है ये ट्यूब लेंथ होता है। L क्या बोलते हैं? ट्यूब लेंथ बोलते हैं। FO आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक जो आंखों के नज़दीक होता है उसे आईपीस कहते हैं, और एक जो आपका ऑब्जेक्ट के नज़दीक होता है उसको एफओ कहते हैं। तो ये दोनों फोकल लेंथ है। और ये जो डी है ये डिस्टिंक्ट विजन है। डिस्टिंक्ट विजन का डिस्टेंस जो होता है वो 25 सेंटीमीटर वो है यहाँ पे। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है -L बट्टा FO 1 + D बटा FE, ये करेक्ट आंसर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ऑप्शन हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम इज इन विजिबल रेंज। कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा जो सीरीज़ यहाँ दिया हुआ है वो आपको विजिबल रेंज में आता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि आखिर में ये होता क्या है ना। तो देखिए, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया और देखा क्या कि
आप जानते हैं कि बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, लेकिन जब वो वापस आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। अब कौन सी ऑर्बिट से वो किस ऑर्बिट में जा रहा है, इसी पर ये सारे जितने सीरीज है ये बेस्ड है, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी इलेक्ट्रॉन कौन से हायर लेवल ऑर्बिट से कौन सी लोअर लेवल ऑर्बिट में जाता है ना, तो उसी पर बेस्ड ये सीरीज है। और जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पर जाएगा तो एनर्जी को एमिट करेगा, एनर्जी बाहर की तरफ निकालेगा। अब वो एनर्जी आपकी कोई भी हो सकती है, वो आपकी विजिबल रेज भी हो सकती है, वो आपकी यूवी रेज भी हो सकती है, इंफ्रारेड भी हो सकती है, तो उन्हीं पर बेस्ड है ये। तो देखिए मैं बता देता हूँ, आप ये भी याद रखेंगे कि किसी भी ऑर्बिट से अगर वो पहले ऑर्बिट में कूदेगा, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर पहले ऑर्बिट में आता है तो वहाँ से जो सीरीज़ निकलती है वो लाइमन सीरीज़ होती है। अगर दूसरे ऑर्बिट में आता है, कहीं से भी, तीसरे से आ गया दूसरे में, चौथे से आ गया दूसरे में, पाँचवें से आ गया दूसरे में, वो बामर सीरीज़ होती है। और तीसरे से आ गया किसी से आ गया तीसरे में, पाँचवें से मान लीजिए तीसरे में आ गया, छठे से तीसरे में आ गया, वो आपकी पैशन सीरीज होती है। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, चौथे में अगर आएगा तो ब्रैकेट, और उसके बाद पाँचवें में आएगा तो फंड सीरीज होती है, ठीक। अब ये किसी से भी पहले में अगर आता है तो एनर्जी जो निकलती है यहाँ पर, तो देखा क्या गया कि कहीं से भी अगर दूसरे से भी पहले में आए, ग्राउंड स्टेट में आए, तीसरे से ही पहले में आए, तो देखा क्या गया कि वहाँ से यूवी रेज निकलता है। क्या निकलता है, यूवी रेज निकलता है। अगर दूसरे में आता है तो विजिबल रेज निकलता है, विजिबल रेज निकलता है। तीसरे से आता है अगर, तो वहाँ देखा गया इंफ्रा निकलता है। क्या निकलता है, इंफ्रा निकलता है। तो ये लाइमन सीरीज बताता है कि किसी भी ऑर्बिट से अगर पहले में आएगा तो लाइमन सीरीज। और ये लाइमन सीरीज जो है, ये लाइमन सीरीज आपकी सबके बारे में बता देते हैं, फॉर करेक्ट आंसर भी इसका देख लेंगे। ये जो लाइमन सीरीज है आपका, लाइमन सीरीज जो है, ये लाइमन सीरीज आता है आपको यूवी में, यूवी के रेंज में आता है। उसी प्रकार से बामर जो है, ये बामर सीरीज जो आता है ये आपको ये विजिबल में है। याद रखेंगे, ये विजिबल के रेंज में आता है, ठीक है। यानी बामर अगर दूसरे में गिरेगा, बामर सीरीज में रहेगा, तो वो लाइट जो निकलेगी वो हमें दिखाई देगी हमारी आंखों से, विजिबल रेज होगी। उसी प्रकार से पाश्चन जो होता है, पाश्चन हो गया, या इसके बाद ब्रैकेट हो गया, पाश्चन हो गया, या इसके बाद ब्रैकेट हो गया, ये सीरीज़ हो गया, या एक और सीरीज़ होता है फंड सीरीज़ होता है। ये फंड सीरीज़, ये तीनों का तीनों जो होता है वो इंफ्रा में होता है। ये सारा क्लियर कर दिए कि इसके अलावा इस टाइप का अगर अदर क्वेश्चन भी पूछता है तो आप उसे बता सकते हैं। तो आपने पता कर लिया क्या कि लाइमन सीरीज जो होता है वो किसके लिए होता है, यूवी के लिए, बामर विजिबल के लिए, और बाकी के तीनों है वो किसके लिए, इंफ्रा के लिए। नाउ आइए हम देख लेते हैं, पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज विजिबल रेंज। विजिबल रेंज में कौन सा स्पेक्ट्रम इसमें आता है। तो देखिए विजिबल रेंज में बामर आता है। कौन आता है, बामर आता है। और अगर इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं या लिख सकते हैं पॉज करके। हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्लियर है ना ये सवाल? कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके नीचे और बता सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 4? सो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है ना। वोल्ट क्या होता है, वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट होता है। और पोटेंशियल क्या होता है, वर्क बटा चार्ज। क्या होता है, वर्क बटा चार्ज। वर्क बटा चार्ज। अब वर्क का क्या होता है, एनर्जी। वर्क एनर्जी बराबर होता है और उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क का क्या होता है, जूल होता है, यानी 1 जूल कर सकते हैं। और इधर चार्ज का क्या होता है, कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम। वोल्ट को, पोटेंशियल को, वोल्ट को हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 जूल पर कूलम। 1/1 क्या हो जाएगा, 1, तो इसको कह सकते हैं 1 और जूल अपॉन कूलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर होता है किसके, 1 जूल पर कूलम, यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4 सवाल हमारे हो गए हैं। अब 5वें सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको धीरे लग रहा हो तो इसको फास्ट कर सकते हैं, और फास्ट लग रहा हो तो धीरे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस यूट्यूब में ऊपर में 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं उससे आप कर सकते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है कि हॉट वायर एमीटर मेजर्स।
क्या मापता है हॉट वायर एमीटर? देखिए एमीटर का नाम तो सुना सुना लग रहा है आपको, हाँ वही है जो करंट नापता है, लेकिन करंट वो डीसी नापता है। एमीटर जो आप पढ़ते हो वो डीसी करंट नापता है। तो फिर एसी कौन मापेगा भाई? तो एसी मापने के लिए जो है, एसी मापने के लिए हॉट वायर एमीटर का इस्तेमाल किया था। नाम याद रखिएगा। और दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि एसी मापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर आप कहेंगे हॉट वायर एमीटर। अब कह रहा है कि ये हॉट वायर एमीटर क्या मापता है ना? तो जाहिर सी बात है एसी मापता है, लेकिन एसी का कौन सा वैल्यू नापता है? आप जानते हो कि एसी में क्या होता है, एसी में लगातार वैल्यूज़ क्या होती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, डायरेक्शन भी चेंज करती रहती है। तो अगर आप टोटल यहाँ से यहाँ तक का एवरेज नाप लोगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ आप मापोगे कैसे? तो एसी का ये जो हॉट वायर एमीटर होता है ये आरएमएस वैल्यू को नापता है। याद रखेंगे आरएमएस वैल्यू, अल्टरनेटिंग करंट के आरएमएस वैल्यू को मापता है ना। ये आरएमएस वैल्यू क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। आरएमएस वैल्यू क्या होता है कि एक डीसी लीजिए और एसी लीजिए, ठीक है ना। अब एसी से वर्क करवाइए, हीट प्रोड्यूस करवाइए, और डीसी से हीट प्रोड्यूस करवाइए। तो एसी का वह वैल्यू जो डीसी के बराबर, जो डीसी के बराबर का हीट पैदा कर देता है या वर्क कर देता है, उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं एसी का आरएमएस वैल्यू। मतलब जो डीसी एसी के बराबर हो जाए, है ना, जो एसी डीसी के जैसा काम कर दे, जितना काम कर दे, तो एसी के उस वैल्यू को हम लोग आरएमएस वैल्यू कहते हैं। और हॉट वायर एमीटर जो होता है वो उसी वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू को नापता है। नहीं, यहाँ पर आरएमएस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट वायर एमीटर जो होता है वो आपको आरएमएस वैल्यू मापता है अल्टरनेटिंग करंट का। अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है कि विच गेट इज इट, ये कौन सा गेट है भाई? तो ये दिख रहा है साफ, ये एंड है और ये बुनका लगा दिया तो नैंड हो गया। क्या हो गया? ये नैंड हो गया। ये नैंड गेट दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैंड गेट। बाकी अगर देखना चाहते हैं आप अदर गेट्स कैसे दिखते हैं, तो और गेट जो होता है वो और गेट आपको ऐसा दिखता है। ये और गेट हो गया, सब दिखाए थे आपको, ये और गेट हो गया, ठीक है। नॉर गेट कैसा होता है, तो और में ऐसे बुनका लगा दीजिएगा आगे में, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर गेट हो जाएगा, ठीक है। एंड गेट कैसा दिखता है, तो ये डी की तरह बना दीजिए, ये एंड गेट हो गया। और नैंड गेट तो आपने देख ही लिया, तो ये कौन सा गेट है? नैंड गेट है। ओके, क्लियर है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। रेडियो एक्टिव एटम के लिए इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है कि हाफ लाइफ बराबर होता है एवरेज लाइफ के, हाफ लाइफ 2 गुना होता है एवरेज लाइफ के, हाफ लाइफ 1.69312 गुना होता है एवरेज लाइफ के, या ये तो ऑप्शंस तो दिए हुए हैं। बाकी यहाँ पर ध्यान दें कि हाफ लाइफ होता क्या है। देखिए जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं उनका न्यूक्लियस लगातार टूटता रहता है, लगातार टूटता रहता है, ठीक है। और वो टूट के बिखरते, मतलब कि उसमें से डीके होता रहता है, उसको डीके कहते हैं ना। बीटा डीके जो होता है आपको, वो डीके होता है, ओके। तो यहाँ पर हाफ लाइफ क्या होता है कि कितने समय में उसके आधे जो न्यूक्लियस में होते हैं, आधा न्यूक्लियस उसका टूट के, है ना, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, तो कितने टूट के आधे, कितनी देर में आधे टूट के निकल जाएंगे, वो आपका कहलाता है हाफ लाइफ। क्या कहलाता है? हाफ लाइफ। मतलब आधा उसमें से कितना निकल जाएगा, कितनी देर में निकल जाएगा, उस समय को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। और एवरेज लाइफ क्या होता है? तो एवरेज लाइफ जो होता है वो ये होता है कि उसका टोटल डिसइंटीग्रेशन यानी टोटल डीके होने में एक एवरेज समय कितना लगेगा, उसको एवरेज लाइफ कहते हैं। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है इसको तो याद रखना पड़ेगा आपको कि हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ में जो रिलेशन होता है वो होता है 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ। हाफ लाइफ बराबर 0.6931 इंटू एवरेज लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। तो हाफ लाइफ बराबर होता है इतना के। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2 कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटी जो है वो आपको C है, दोनों की कैपेसिटी C है। और दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया? पैरेलल में। तो आप देख रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका भी C है, इसका भी C है। तो कई फार्मूले हैं, आप कोई फार्मूला से इसको बना सकते हैं। एक तो फार्मूला होता है पैरेलल का C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/N, उससे भी कर सकते हैं। तो C कितना है, इसका कैपेसिटेंस तो C है, और कितने हैं 1 और 1 2 गिन के रख दें ऐसे। या फिर एक दूसरा फार्मूला इक्विवेलेंट का, C इक्विवेलेंट बराबर होता है C
C1 C2 बट्टा C1 प्लस C2। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि C1 भी C है, C2 भी C है और C प्लस C कर दो तो C इंटू C क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर, और C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। एक C से एक C कट गया, क्या आ गया, C बट्टा 2 आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C बट्टा 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। बीटा रेस क्या होती हैं। देखिए डीके, अभी बात कर रहे थे डीके का, है ना, कि न्यूक्लियस टूटता रहता है उसका और डीके होता रहता है, बाहर पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, उसी में एक ये डीके होता है, बीटा डीके होता है। और बीटा डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते रहते हैं न्यूक्लियस से। अब कहेंगे आप न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन्स टूटता है, इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। ये भी बहुत अजीब बात है कि अंदर में न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो न्यूट्रॉन टूटता है और वो बाहर क्या निकालता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। तो बीटा रे में एक्चुअली में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बीटा रे इलेक्ट्रॉन ही होता है जो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत एनर्जी के साथ बाहर निकलता है। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है ना। वो पी टाइप, देखिए इसका एक लॉजिक याद रखिएगा, है ना। सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। थोड़ा सा तो पढ़े ही होंगे इसके बारे में ना। एक ट्रिक बताते हैं, पी से क्या होता है, पी से होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है किसके पास, होल्स के पास। याद रखिएगा होल्स का, इलेक्ट्रॉन जो जगह छोड़ के जाता है खाली जगह उसको होल्स कहते हैं। और एन टाइप एन मतलब क्या होता है, एन से नेगेटिव होता है, और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। अब यहाँ बोल रहा है मेजोरिटी पी टाइप में, तो याद रखिएगा जब पी देगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव माने होल, तो क्या कह देंगे, सीधे होल कह देंगे कि पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल्स होता है। यहीं अगर पूछता कि पी टाइप में माइनॉरिटी मतलब संख्या किसकी कम, अल्पसंख्यक कौन होता है, माइनॉरिटी कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। वहीं आपसे अगर पूछ देता दूसरा सवाल कि एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है, तो एन है और मेजॉरिटी पूछ रहा था, एन से निगेटिव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसका आंसर हो जाएगा। और माइनॉरिटी कौन सा हो जाएगा, एन में होल्स हो जाएंगे। सो क्लियर होगा ये सवाल आपका, ठीक है ना। सो हमने देख लिया कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि ऑन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है ना, कि अगर हम लेंथ इंक्रीज कर दें, अगर लेंथ इंक्रीज कर दें, ट्यूब लेंथ इंक्रीज कर दें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। देखिए ट्यूब लेंथ क्या होता है, ट्यूब लेंथ होता है कि जो दो लेंसेज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो ट्यूब लेंथ आपकी कहलाती है, ठीक है ना। अब ये ट्यूब लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे सवाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है, अभी पीछे भी फॉर्मूला ये पूछा हुआ था एक जगह, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए इसके लिए ना। आप देखो कि एल अगर बढ़ाते हो तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन ये निगेटिव में बढ़ेगा, और निगेटिव में बढ़ना मतलब घटना होता है, क्या होता है, घटना होता है। सो अगर आप ट्यूब लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉरी, थोड़ा अगर ट्रेन की आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है। ट्यूब लेंथ इंक्रीज करने से मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव में इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है, कि आयरन क्या होता है ना। ये तो सबको पता होगा कि आयरन क्या होता है। आयरन हमारा देखिए चुंबक जो भी बनता है वो आयरन से ही बनाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट बनता है इससे, ठीक है ना। तो परमानेंट मैग्नेट भी अगर पूछता है कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है, तो आप उसमें भी कह सकते हो कि आयरन से। और यहाँ पूछ रहा है कि आयरन कैसा होता है, आयरन फेरोमैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, फेरोमैग्नेटिक। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसका बोल रहा है पावर निकालिए। तो पावर के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा कि पावर जो होता है ना वो 1/4 फोकल लेंथ होता है, 1/4 फोकल लेंथ होता है। अब ये गलती मत कर देना कि डायरेक्ट 1/4 और 20 दिया तो 20 डाल देना, नहीं, वो सेंटीमीटर में दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से या तो भाग दे दो, उसको क्या कर दो, 100 से भाग दे दो। तो नीचे 100 से भाग दोगे, 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर गुना होगा, जाके ऊपर गुना होगा, यानी 1/20 इंटू 100, तो 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 5। और पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। आई होप क्लियर है आपका। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है।
द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इज मैक्सिमम इन। अब देखिए जहाँ रुकावट सबसे कम होगी वहीं तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगा। अब जहाँ पर कुछ नहीं होगा वहीं पर तो रुकावट सबसे कम होगी। मतलब एयर है, एयर में तो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स होता ही है, बाकी ग्लास है, वाटर है, इन सब में अगर लाइट ट्रेवल करती है तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। और जहाँ पर कुछ नहीं होता, कोई रुकावट नहीं है, वो कौन होता है? वैक्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि लाइट की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में। सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट हम लोग देखते हैं अगला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखते हैं। कह रहा द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर को कोडिंग की जाती है, बहुत छोटे साइज में होते हैं तो उसको ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे ना, उस पर अगर वैल्यूज़ लिखे रहेंगे तो उसके लिए क्या करते हैं उसको कि कलर कोडिंग हम लोग कर देते हैं उसका। अब कलर कोडिंग याद रखने के लिए कोड बहुत मतलब कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं कलर कोडिंग के लिए बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन have very beautiful wife। ठीक है, ज़्यादा सब टोटल पे नहीं जाएंगे, हमसे जो पूछा है वही देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सबको नंबर देते जाइएगा, 0 1 2 3 ऐसे करके सबको नंबर आप देते जाइएगा। फिलहाल हमसे पूछा है, बस पूछा है कि रेड का क्या होता है। ओके, रेड का पूछ रहा है। तो देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है आर से क्या हो गया? रेड। और रेड का नंबर कितना होता है? 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कलर कोडिंग में रेड का जो होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई होप क्लियर होगा। इसकी अगर इसको अगर टोटल लिस्ट चाहिए सबका तो कहिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है, इसका टोटल। सो आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखिए डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, और न्यूक्लियस का घनत्व क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसके मान को, ये एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ है और इसके मान को आपको याद रखना पड़ेगा कि डेंसिटी कितना होता है। अनलेस आप न्यूट्रॉन स्टार में जाएंगे तो उन सब में डेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन ऐसे जनरली डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो डेंसिटी कितनी होती है? वैल्यू होती है उसकी 2.29 × 10⁻17 kg/m³। ये इसकी डेंसिटी होती है, किसकी? न्यूक्लियस की। अब चाहे वो किसी चीज़ का न्यूक्लियस हो, सबके जैसा भी एटम हो, जो भी एटम हो, सब एटम का न्यूक्लियस का यही डेंसिटी होता है। ये वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद रख लेनी है इस वैल्यू को, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। कह रहा है एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज विथ इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय। कि एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज होता है अगर अल्फा पार्टिकल का डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से, तो कितना एटॉमिक नंबर घटेगा। सिंपली पहले जान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। सो अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है 2 प्रोटॉन और साथ में 2 न्यूट्रॉन भी लेके निकलता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन साथ में लेके निकलता है। अब आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर, किसी का भी एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन की संख्या होती है ना। एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका संख्या होता है? प्रोटॉन का संख्या होता है। अगर 2 प्रोटॉन निकल गया तो एटॉमिक नंबर कितना, प्रोटॉन कितना घट गया? 2। तो एटॉमिक नंबर कितना घट गया? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। समझ में आई बात कि 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 प्रोटॉन निकल रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 तो घटना जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं इधर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज। देखिए 2 वेव्स जब जाते हैं तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है ना, इंटरफेरेंस होता है। अब ये इंटरफेरेंस के बाद हमको डार्क ब्राइट बहुत सारी फ्रिंजेस हमको मिलती हैं। अब ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है, डेरिवेशन भी इसका इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेंगे आप। फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू λd/d होता है। ये दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है, ये स्क्रीन के और उसके बीच की दूरी डिस्टेंस होती है, स्लिट और स्क्रीन के बीच, और लैम्डा तो आपको पता है कि वेवलेंथ होता है। ओके, सो यहाँ पर बीटा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा ना, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। बीटा बराबर क्या हो जाएगा? λd/d फ्रिंज विड्थ। अब देखिए यही फ्रिंज विड्थ आपका डार्क का भी होगा, ब्राइट का भी होगा, या सेंट्रल ब्राइट का भी होगा, सबका फ्रिंज विड्थ यही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ट्रिक याद रख सकते हैं, जो बड़ा है वो ऊपर रहता है, जो बड़ा रहता है वो कहाँ रहता है? ऊपर। 2 डी आपके पास है, वही दोनों में तो आपको देखना है कौन सा डी ऊपर कौन सा डी नीचे। तो जो बड़ा आदमी है वो कहाँ रहेगा? हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। छोटा आदमी कहाँ रहेगा? नीचे की तरफ रहेगा। तो बड़े आदमी को ऊपर और छोटे आदमी को नीचे रख देंगे तो λd/d हो जाएगा, कैपिटल डी ऊपर रहेगा। ओके, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, है ना, कि डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? तो सबको पता है कि I
करंट बराबर क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। नाउ डायमेंशन निकाल दीजिए यहाँ से, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो I करंट है, करंट का क्या होता है A, और टाइम का क्या होता है T। यहाँ से आसानी से डायमेंशन निकल गया कि चार्ज का डायमेंशन क्या होता है AT। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर फॉर चार्ज। डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन 80 हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। जितना छोटा वीडियो बने उतना अच्छा है ना। अगर आपको बहुत फास्ट लग रहा हो तो उसको आप धीरे कर सकते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कह रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है। तो फॉर्मूला देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट वाला फॉर्मूला एक उठा लीजिए। तो हमें जो फॉर्मूला पता है वो क्या है, ई बराबर एच न्यू। ठीक है, अब यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ई क्या है, एनर्जी है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन पूछ रहा है ना आपसे, एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, ई अपॉन न्यू। क्या हो जाएगा, ई अपॉन न्यू हो जाएगा। अब ई एनर्जी है, एनर्जी वर्क दोनों का डायमेंशन सेम होता है, mL2T-2। और यहाँ पर न्यू का फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम होता है। नीचे ले आया इसको, तो यहाँ पर देखा क्या कि हो गया mL2 रहने दीजिए, टी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, T-1 हो जाएगा। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा mL2T-1। सो देखिए ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए गौर से, इन सब में थोड़ा मिस्टेक जो होने का ज़्यादा चांसेस होता है। mL2T-1, सो mL2T-1 ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए एमीटर क्या होता है, किस काम में आता है, एमीटर करंट को मापने में काम में आता है, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टोटल करंट उसी एमीटर से पास हो, उसी एमीटर से पास होगा करंट, तब ना उसको माप पाएंगे हम लोग। इसलिए उसका रेजिस्टेंस, अगर करंट ज़्यादा फ्लो कराना चाहते हैं उसके थ्रू, तो रेजिस्टेंस हमको कम से कम रखना पड़ेगा, यानी बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर को क्या रखते हैं हम लोग, बहुत स्मॉल रखते हैं, छोटा रखते हैं, कम से कम रखते हैं। जितना कम रख पाए उतना कम रखना चाहिए उसको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कह रहा है बाइनरी डेसिमल कोडेड 25 का, बाइनरी डेसिमल नंबर ऑफ 25 इज 25 का बाइनरी में करना है। तो सिंपल याद रखिएगा, सिखाए थे यहाँ पे। देखिए हमेशा 2 से, बाइनरी मतलब 2 होता है। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, बचा कितना 1, 2 से करिए 2 छक 12, बचा कितना 0, सब कट गया। 2 से 2 तिहाई 6, और कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा। 2 से किया यहाँ फिर से, तो क्या बचा, 2 इकाई 1 और 3 है ना, तो 1 बच गया। अब इसको घट इस क्रम में लिख दीजिए, इसको इस क्रम में लिख दीजिए। तो आपके पास क्या बचा, देखिए पहले 1 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए। ठीक है ना, देखा ना आपने क्या किया, मैंने 2 से बस डिवाइड कर देना, और इसका बेस कितना दीजिए, 2 दे दीजिए। तो 1 1 0 0 1, तो यहाँ पर देखेंगे 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है। किलो वाट, वाट तो जानते हैं हम लोग पावर का यूनिट होता है, वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। वाट तो होता है पावर का, वाट होता है पावर का, और वाट होता है पावर का। और यहाँ पर देखें किलो लगा दिया, 10 के पावर 3 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। वाट पावर का होता है, और आवर क्या होता है, टाइम का होता है। और हम जानते हैं कि पावर क्या होता है, वर्क बटा टाइम, वर्क बटा टाइम। और यहाँ टाइम है एक्चुअल, टाइम से टाइम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, वर्क। अब जानते हो वर्क का एनर्जी क्या, वर्क क्या होता है, वर्क एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो वर्क का जो वर्क का यूनिट होगा वही क्या होगा, एनर्जी का यूनिट होगा। तो किलो वाट आवर किसका हो गया, इलेक्ट्रिकल करंट का नहीं होगा, टॉर्क का नहीं होगा, पावर का नहीं होगा, किसका होगा, एनर्जी का होगा। देखा ना आपने, पावर बराबर पावर गुने टाइम, किलो वाट आवर किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है। तो टाइम डाल दिया यहाँ पर, तो पावर गुने टाइम रख दिया, पावर वर्क बटा टाइम होता है, इंटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया, क्या आ गया, वर्क। और वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। रियली सॉरी, अब इधर देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। देखिए थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, बाकी फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। मान लीजिए एक लाइट रे है, ऐसे जो वैक्यूम में होगा तो क्या होगा, सीधा ट्रेवल करता जाएगा, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। आएगी क्या रुकावट, बिल्कुल रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन वही लाइट को अगर बीच में कोई मीडियम डाल दीजिए उस लाइट के, तो क्या होगा, उसमें रुकावट पैदा होगी। मतलब मान लीजिए यही लाइट जा रहा है, अब इसके बीच में एक स्लैब डाल दिए, है ना, ऐसे करके एक स्लैब डाल दिए। ठीक है, तो अब ये लाइट उतनी दूरी तय करेगी नहीं ना करेगी, यहाँ पर अब तो कम दूरी तय करेगी ये। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है कि अगर ये मीडियम बीच में ना होता
अगर ये मीडियम बीच में न होता तो वो कितनी दूरी तय करती, उसको ऑप्टिकल पाथ कहा जाता है ना, कि अगर इसको हटाए थे, सपोज उतने समय में इतना दूरी तय किया, लेकिन अगर ये मीडियम ना होता तो कितनी दूरी तय करता, वो आपका ऑप्टिकल लेंथ कहलाता है। और फॉर्मूला बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिए कि ऑप्टिकल लेंथ बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पाथ लेंथ के बराबर होता है। ऑप्टिकल लेंथ जो होता है ये पाथ लेंथ जितना चली वो पाथ लेंथ कहलाएगा, है ना। और जो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डाल देंगे, और यहाँ जितना चला वो आपका जो है पाथ लेंथ कहलाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो बराबर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ के। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, और अगला सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। गामा रेस, गामा रेस किसके सिमिलर है, इनमें से गामा रेस किसके सिमिलर है, सिमिलर मतलब किसके समान है। अब देखिए गामा रेस जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अल्फा देखा, नहीं अल्फा तो प्रोटॉन्स निकलता है, बीटा में इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। एक्स रेज, हाँ एक्स रेज भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका गामा रेज जैसा कौन होता है, एक्स रेज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक्स रेज। क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है दोनों में, कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। इनमें से कौन है जिसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई, याद रखिएगा फटाफट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट होते हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलम भी होता है और दूसरा वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। AMU, देखिए AMU बहुत छोटा छोटा जब मास नापना होता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूक्लियस का मास कितना है, इन सबको मापने के लिए बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को लिया जाता है, ठीक है। एक वैल्यू है, एक यूनिट है, कैसे पता है आपको, एक मीटर में कितना होता है, तो 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर कितना होता है भैया, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 से गुना भाग दे दीजिए उसको, उतना मीटर हो जाएगा उसमें। ओके, सो 1 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, और इसका मान होता है, एटॉमिक मास यूनिट का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। सो ये इसका राइट आंसर, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि AMU, एक AMU जो होता है वो बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होता है, थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लीजिए। ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके एंड से एंड के बीच की जो दूरी होती है ये ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक लेंथ कहलाती है। और आप देखेंगे कि तो जो पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, वो थोड़ा सा अंदर होता है, पोल्स थोड़े से अंदर, ये नॉर्थ मान लीजिए, ये क्या हो गया साउथ हो गया, तो पोल से पोल के बीच जो दूरी होती है उसको मैग्नेटिक लेंथ LM कहा जाता है। क्या कहता है, LM। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि LG क्या है, बड़ा है, LM क्या है, छोटा है। और ये भी याद रखिएगा कि 86% होता है, करीब करीब जो LM होता है वो LG का 86% ही होता है ना, 100% बराबर नहीं होते, दोनों छोटा होता है, LM छोटा होता है। दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन, करेक्ट रिलेशन जो होता है, इसको अगर आप 5/6 को भाग देके और 100 से गुना करेंगे तो लगभग 83-84 के करीब आएगा, मतलब 86 इसको मान सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5/6 LG। LM यानी मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो 5/6 LG के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा LM बराबर 5/6 LG। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, सो वेव लेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v। किसी वेलोसिटी v के साथ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी v के साथ अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेव लेंथ कितना होगा। तो आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि वेव लेंथ तो हम लोग लाइट का पढ़े थे, ये पार्टिकल का कहाँ से आ गया। जी हाँ, पार्टिकल का भी वेव लेंथ होता है, और ये बात बताई थी डी ब्रॉगली ने। क्या कहा था, डी ब्रॉगली ने, इसीलिए इसको डी ब्रॉगली का भी वेव लेंथ कहा जाता है, डी ब्रॉगली वेव लेंथ भी कहा जाता है। और ये कितना होता है, फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/mv। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर h/mv इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कि एक पार्टिकल, एक मास वाला पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो लैम्डा बराबर h/mv। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं फटाफट हम लोग। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। जानते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं आपके पास, एक पर प्लस चार्ज होता है और एक पर क्या होता है, माइनस चार्ज। और हम ये भी जानते हैं एक पर बराबर दोनों पर चार्ज होता है, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। अगर दोनों को जोड़ दोगे, प्लस क्यू को और माइनस क्यू को, दोनों को अगर आप जोड़ देते हो तो दोनों क्या हो जाएगा मिलके, जीरो, क्योंकि दोनों पर चार्ज क्या होता है, बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जीरो हो जाएगा। कि अगर दोनों कलेक्टिंग प्लेट और आपका कंडेंसिंग प्लेट जो होता है, दोनों के चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला सवाल हमारा कह रहा है कैथोड रेज।
कैथोड रे क्या होता है? देखिए कैथोड रे हो गया या बीटा रे हो गया, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। याद रखना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन बीटा रे ज़्यादा खतरनाक होता है, कैथोड रे उतना खतरनाक नहीं होता है। बीटा रे के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बीटा रे के पास, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जब डीके होता है उसमें से निकलता है। और कैथोड रे को इलेक्ट्रोड से जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के अगर हम इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से भगाएं तो वो आपका कैथोड रे ही कहलाता है। ठीक है, सो कैथोड रे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स, कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन लॉरेंज फोर्स के लिए करेक्ट है। नो, लॉरेंज फोर्स होता क्या है? लॉरेंज फोर्स देखिए कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाल दिए। एक मूविंग चार्ज है आपके पास, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाल दिए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? सिंपली देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा एफ ई जो लगेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो कितना होता है? क्यू इंटू ई। फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है क्यू इंटू ई। और वहीं मैग्नेटिक फोर्स अगर देखते हैं तो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर ये वेक्टर में इसको कन्वर्ट करें तो एफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्या हो जाएगा? वी क्रॉस बी हो जाएगा। ऐसा अगर दोनों को आप जोड़ देते हो, एफ टोटल निकालते हो तो क्या हो जाएगा? एफ ई प्लस एफ बी, दोनों को आप जोड़ते हो तो एफ ई का मान कितना है? तो क्यू इंटू ई है। एफ बी का मान कितना है आपका? तो वो है क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, वी क्रॉस बी है। ठीक है, अब चाहे तो दोनों में से क्यू को क्या लिया सकता है? कॉमन लिया सकता है। तो क्या हो जाएगा ये आपका ई प्लस क्यू, इसका भी निकल गया तो क्या बच गया? वी क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लॉरेंज फोर्स एफ एल बराबर क्या होता है? क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। सो करेक्ट आंसर अगर आप इसका देखें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए देखिए देखिए, इधर है करेक्ट आंसर ई प्लस बी क्रॉस बी। यहाँ देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में बी क्रॉस बी और बी क्रॉस बी और बी क्रॉस बी बराबर नहीं होता, उल्टा कर देंगे तो बराबर नहीं होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले भी होता है, पहले भी होता है फिर आपका बी होता है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। देखिए टोटल हम लोग 42 क्वेश्चंस देखेंगे, इसीलिए 42 क्वेश्चंस में टाइम लगता है ना। हम कोशिश कर रहे हैं जितना कम से कम समय लिया जा सके आपका उतना बेटर है, क्योंकि आपको तैयारी भी करनी है, पढ़ना भी है आपका। सो हम यूनिट देखते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट का पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, तो आप याद रख सकते हो यूनिट को। ये नहीं तो फार्मूला है ये आपके पास, क्या है? सी बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। एक फार्मूला होता है कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है ये। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आपको नजर आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। तो सी इस डी को ले आइए इधर, सॉरी यहाँ से क्या करिए, इस डी को भेज दे तो सी इंटू डी बट्टा क्या है? ए हो गया आपका, ये बच गया एप्सिलॉन नॉट। सबके रख दीजिए। सी क्या है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फैराड होता है। डी क्या है? डिस्टेंस का मीटर होता है। ए क्या है? एरिया, एरिया का मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचा? एफ मीटर, फैराड पर मीटर। तो क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट का यूनिट फैराड पर मीटर होता है। याद रखना है, फैराड पर मीटर होता है, फैराड पर मीटर होता है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आगे आ रहा है 34 नंबर क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तो ये तो सबको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन है कौन नहीं है? सो लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल है, एक्स रेज भी है, इंफ्रारेड भी है। यहाँ पर साउंड वेव जो दिख रहा है वो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, यह एक मटेरियल वेव होता है। मटेरियल वेव उसको बोलते हैं जिसको मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है जाने के लिए। अगर आपको साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वो तब एक जगह से दूसरी जगह साउंड जाता है। जबकि सूरज से लाइट जो आती है ना, किसी प्रकार की जो भी रेडिएशंस आती हैं उनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आते रहते हैं, आगे की तरफ एनर्जी उसकी बढ़ती रहती है। सो ये तो तीनों का तीनों, यानी लाइट और एक्सरे, इंफ्रारेड, इसके अलावा जो और भी रेज होती है आपकी, रेडियो वेव्स होती हैं, वो सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, बस साउंड वेव नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, बस लास्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग, 35, क्वेश्चन नंबर 35। सो ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल से सपोज साउथ पोल आप जा रहे हो, ये अर्थ है, देखिए पोल्स है, मैग्नेटिक पोल्स अगर देखा जाए तो, है ना, थोड़ा सा इधर होते हैं, उस पर नॉर्थ और साउथ इस तरीके से होते हैं। तो कहता है कि नॉर्थ पोल से किधर की तरफ जा रहे हो आप? इक्वेटर की तरफ। किधर जा रहे हो? इक्वेटर। ये इक्वेटर, ये जो प्लेन होता है ना, ये इक्वेटर कहलाता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ अगर आप जाते हो तो आपका एंगल ऑफ डीप क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, है ना? तो याद रखेंगे, ये नीडल क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये ऐसे इस प्रकार से होती है ना मैग्नेटिक फील्ड। अब आप जानते हो कि जो नीडल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग रहना चाहता है, पसंद करता है।
तो ये यहाँ पर ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हुए जाइएगा, ऐसे करते जाइएगा, तो ये जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो ये सरफेस कैसे कितना बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है ना। और जैसे जैसे आप ऐसे नज़दीक आते जाएंगे, ऐसे नज़दीक मतलब इधर की तरफ आते जाएंगे, तो ये नीडल जो है आपका ना, ये यहाँ हॉरिजॉन्टल हो रहा है, दोनों देख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल हो गया, और पैरेलल हो गया तो एंगल कितना हो गया 0। तो यहाँ 90 है, यहाँ 0, मतलब इधर से इधर आने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। सो नॉर्थ पोल से अगर आप किधर जाते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो आपका एंगल ऑफ डिप जो होता है वो आपका घटता है। क्या होता है, घटता है, डिक्रीज़ करता है। क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, याद रखना है। तो ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल, अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का जो बनाता है कोण, उसी को कहते हैं। अब यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो यहाँ पर कोण कितना 0 डिग्री। और ये नीडल यहाँ जाएगा ना, तो यहाँ पर जाके ऐसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर फील्ड कैसा है, इस प्रकार से, यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज। की नॉर्थ पोल से अगर हम जाएंगे इक्वेटर की तरफ, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। और इम्पीडेंस कह रहा है, इम्पीडेंस क्या होता है भैया, तो इम्पीडेंस देखिए यहाँ पर, इम्पीडेंस एक तरीके का रेजिस्टेंस ही होता है। जब LR सर्किट यानी इंडक्टर और रेजिस्टर लगाओ, दोनों का जो रेजिस्टेंस होता है कॉम्बिनेशन में, वो होता है आपका √R² + ω² इंटू L²। ये तो फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इम्पीडेंस आपका। ओके, तो इम्पीडेंस का फार्मूला होता है, LR सर्किट पे इम्पीडेंस का फार्मूला होता है √R² + ω² इंटू L²। चलिए हम अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो कह रहा है कि इफ़ डेल्टा इज़ द एंगल ऑफ डिप, फिर से आ गया एंगल ऑफ डिप पर प्रश्न कि एंगल ऑफ डिप जो है डेल्टा अगर है, तो बताइए एक्सप्रेशन tan डेल्टा का मान क्या होगा। सिंपल देखिए, आपको बताते हैं कि मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐसे बनाते हैं। अब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, किसी पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, ठीक है ना, या अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, इससे इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड। और ये कह रहा है ये डेल्टा, ये क्या है डेल्टा, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और यहाँ पर अगर बनाओगे, ये आपका क्या है वर्टिकल है, तो VB को यहाँ पर दिखाया जा सकता है, ये क्या हो जाएगा VB हो जाएगा, VB मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे tan निकाल दी ना, tan डेल्टा क्या हो जाएगा, tan डेल्टा लंब बटा आधार होता है, लंब क्या हो जाएगा BB, और आधार क्या हो जाएगा BH, क्या हो जाएगा BH। तो यहाँ पर tan डेल्टा कितना हो जाएगा BB बटा BH। राइट आंसर क्या हो जाएगा BB बटा BH, tan डेल्टा का मान हो जाएगा BB बटा BH हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग फटाफट बढ़ते हैं, और कह रहा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे होते हैं, सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स होते हैं। अब ट्रांसवर्स क्या होता है कि देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे आगे ट्रांसवर्स वाले नेचर वाले वो जो वेव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनका ऑसिलेशन जो होता है, उनका ऑसिलेशन और उनका प्रोपेगेशन के बीच में कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब जाता है तो वो कैसे आता है, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं इस प्लेन में, और उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो वो कहाँ बढ़ेगा आगे। तो आप देखोगे 3 डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, उसमें 3 डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगा। तो वेव आगे जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे ऐसे कर रहा है ऑसिलेट। तो ऐसे ही जिनके सिंपली कह सकते हैं कि जिनके डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और ऑसिलेशन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी परपेंडिकुलर होते हैं, वो आपको ट्रांसवर्स नेचर वाले कहलाते हैं। और देखा क्या गया कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है, तो याद रखना होगा आपको कि ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बस लास्ट होने वाला है हमारा, ये तो हो गया। अगला सवाल हमारा 39 कर रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, याद रखना पड़ेगा आपको, 2.42 होता है, बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डायमंड इतना चमकीला होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है कि कोई मटेरियल लाइट को कितना बेंड कर दे, जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। और यहाँ बात करते हैं कि लिस्ट स्टेबल न्यूक्लियस कौन है। देखिए इसके लिए ट्रिक याद रखना पड़ेगा, मैजिक नंबर, जिसके प्रोटोनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या मैजिक नंबर के बराबर हो गई वो स्टेबल होगा, और नहीं हुई तो स्टेबल नहीं होगा। इसमें से पूछ रहा है कौन स्टेबल है, तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें 2, 8, 20 वाला कौन है, तो उसको सबसे पहले साइड कर दिए। तो 2, ये हीलियम के पास 2 है प्रोटॉन की संख्या, देख रहे हैं आप, तो इसको साइड कर दिए, स्टेबल है, ये स्टेबल, हटाइए इसको, हटाइए। यहाँ पर देखा 8 है, बिल्कुल इसमें 8 है, स्टेबल है, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। यहाँ देखा क्या कि इसमें क्या है, ये 6 है, तो ये हो सकता है स्टेबल हो और हो सकता है ना भी हो, अभी भी ये अनस्टेबल नहीं हो गया, इसमें और एक कंडीशन आएगा। और यहाँ देख रहा है इसमें भी आपका 26 तो नहीं है भैया, 28 है, तो ये भी क्या अनस्टेबल हो सकता है, स्टेबल भी हो सकता है। अब
अब जब ऐसा हो जाएगा ना, तब हम क्या करेंगे, एक दूसरा चीज़ चेक करेंगे कि उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को भाग देंगे। अगर वो 1 आ गया तो स्टेबल होगा और 1 नहीं आया तो अनस्टेबल होगा। मतलब क्या, यहाँ देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6 और न्यूट्रॉन की संख्या तो 12 में से 6 घटाइए तो 6, तो 6/6 करोगे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1। तो ये स्टेबल हो गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अगर n/p न्यूट्रॉन का संख्या बटा प्रोटॉन का संख्या 1 आ गया तो स्टेबल होगा और अगर 1 नहीं आया तो अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पर देखिए फिर इसमें देखते हैं अगर, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे 56 में से 20 हटा दिया कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 हटा दिए, 56 में से 26 हटा दिए कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। और बट्टा इसमें आपको प्रोटॉन की संख्या कितनी है 26, क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा, क्या ये 1 आएगा, नहीं आएगा। अगर ये 1 नहीं आएगा तो मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। क्या ये, अनस्टेबल। तो याद रखना है कि सबसे अनस्टेबल कौन होता है, इन सब में जो दिया गया है उनमें सबसे अनस्टेबल कौन होता है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पर मैजिक नंबर दिया है, इस मैजिक नंबर को याद रखेंगे। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या अगर मैजिक नंबर के बराबर हो गई तो स्टेबल है, अगर नहीं हुई तो दूसरा कंडीशन चेक कर क्या करेंगे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को भाग देंगे। अगर वो 1 आ गया तब भी वो स्टेबल है और नहीं आया फिर जाके वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट हमारा कह रहा है रिफ्रैक्टिव, अच्छा ये तो हो गया सॉरी। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा क्वांटिटी डिक्रीज करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखिए, ये स्टेप डाउन स्टेप अप जो है ये वोल्टेज से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो जैसे बोले अप तो समझो कि वोल्टेज अप, जैसे बोले डाउन तो समझो वोल्टेज क्या हुआ, डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है स्टेप डाउन, क्या कह रहा है स्टेप डाउन, तो क्या घटेगा, क्या घटेगा, कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज करती है, तो वोल्टेज डिक्रीज करती है। क्या करती है, वोल्टेज आपकी डिक्रीज करती है स्टेप डाउन में, और करंट क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस या इसी को मायोपिया कहते हैं, क्या बोलते हैं, मायोपिया, मायोपिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। और सिंपली आपको याद रखना, मायोपिया के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसी को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। सो ये था 2020 का सारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो के बारे में अगर कोई सजेशन देना है, क्योंकि मैं अगला वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग अभी बता दो कि अगर कुछ कमी है, कुछ ठीक करना है या कुछ एडिशनल आप चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगला वीडियो भी आने वाला है, तो नोटिफिकेशन तो पहुंचना चाहिए कि कब वीडियो आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और हम आपका हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, ठीक है। सो चलिए विदा लेते हैं इस वीडियो के लिए। मैं तबरेज़ आलम आप सबको अलविदा कहता हूँ। हैव अ गुड डे।